हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में या एक ऐसे अगर कहें एक महान प्रतिभा के बारे में कि जिसका पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा रहा। इसको अगर हम देखें इतिहास के हिसाब से, इतिहास के किस कैटेगरी में इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको एक टॉपिक है सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार। तो समाज सुधार में हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, और राजा राम मोहन राय से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग ग्रहण करते हैं कि कैसे उनका जीवन इतने सारे कठिनाइयों के बावजूद किस तरह से वो इतने महान बन गए कि आज हम सबको इतिहास में पढ़ना पड़ता है। मैं बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि इतिहास में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। कि इतिहास में अगर आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो प्रतिभा है या उसको जो काम करने का जो उसका तरीका रहा होगा या कौन कौन से उनके वर्क रहे होंगे जिसकी वजह से उनको याद किया जाता है, उसी में से एक हैं राजा राम मोहन राय। ये नाम जो आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय का, इनका काम और इनका जीवन, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हम सब यानी जो भी या पढ़ाई कर रहा हो बच्चा हो या बुजुर्ग हो या भाई बहन, जो माँ माताएं हो, सब लोग इनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के और लास्ट तक इनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा रहा। और ये अपने जीवन को जिस तरह से जिए और जिस तरह से दूसरों के लिए लगा दिए, यानी एक बदलाव चाहते थे। अब वो बदलाव भी बहुत शुरू से इनका लग गया था। वो बदलाव की नींव जो है इनके बचपन में ही पड़ गई थी इनके घर में। इनके साथ हुआ क्या समस्या बचपन में, पहले इनके पास जन्म के बारे में हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल में के राधा नगर में हुआ था। राधा नगर में 1772 यानी पश्चिम बंगाल ये है, इसमें राधा नगर में 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। और राजा राम मोहन राय, अब इससे क्वेश्चन हमेशा जब भी देखिए, क्वेश्चन या तो इनके अंदर से कुछ पूछ सकता है या मैचिंग करवा के पूछ सकता है इनके जन्म स्थान से। कभी कभी आता है बहुत सारे सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधारक में विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इनके बारे में आता है कि आप मैच करिए इनका जन्म स्थान कहाँ कहाँ है। तो बाकी का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आज हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान राधा नगर 1772 बंगाल में हुआ था। ये बचपन में जब इनका जन्म हुआ था, उसके बाद जैसे ये थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे थे, कुछ सालों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। यानी इनके माता और पिता लगभग दोनों बहुत कम उम्र में इन्होंने खो दिया। और खोने के बाद इनका पूरा जो पालन पोषण इनके भैया भाभी कर रहे थे, यानी भैया भाभी के पास ये रह रहे थे और वहीं अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जो है प्राथमिक की जो इसको शिक्षा ले जाती है वो शुरू किए थे। उसी के बाद एक ऐसी घटना इनके घर में घटती है कि इनके जो है भैया की मृत्यु हो जाती है। भैया की मृत्यु के बाद अपने घर में ही सती को यानी सती प्रथा को अपने घर में इन्होंने अपने आँखों से देखा। ये बहुत बहुत प्रयास करते हैं बचाने के लिए, लेकिन उन चीज़ों से, चूँकि उस समय का वो जो रीति रिवाज था, जो लोगों की सोच थी, जो कार्यक्रम होता था उसी हिसाब से लोग चलते थे। तो ये काफ़ी सोचते हैं। भैया की मृत्यु होने के बाद इनकी भाभी जी को सती प्रथा का सामना करना पड़ा और उसको इन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनके बहुत सारे रिश्तेदार थे या जो समाज के लोग थे, इनको बहुत रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये रोक नहीं पाए अपने आप को। और उस कहानी में ये बताया जाता है कि आगे जब ये जाते हैं तो इनकी भाभी जी को सती प्रथा यानी पत्थर मार मार के उसी लाश के साथ, सती प्रथा में यही होता था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था, नहीं तो उनको पत्थर मार मार के उस वहाँ तक पहुँचाया जाता था। वही इन्होंने देखा था और इन्होंने भैया भाभी दोनों लोगों को ऐसा ही किया गया। बाद में रिश्तेदारों ने इनको पाला, लेकिन उसी समय इन्होंने अपने दिमाग में एक चीज़ रख लिया कि अब जो मैं कुछ भी करूँगा या कुछ भी करूँ, जैसे जैसे इनके अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आती गई, तो बदलाव ऐसे नहीं हो सकता। बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा कदम हमको उठाना पड़ेगा। उस कदम को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा और कई भाषाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे मुख्य रूप से इन्होंने जिस भाषा का अध्ययन करने का प्रयास किया वो अंग्रेजी भाषा थी, इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इनको लग गया था कि उस समय जो शासन था वो ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में जो मेन भाषा थी ब्रिटिश लोगों का, गवर्नर लोगों की यानी इंग्लैंड की, वो इंग्लिश ही थी। तो ये सोचिए कि अगर हम किसी बात को अपने सरकार से बताते हैं तो उसको उसी की भाषा में बताएंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो इन्होंने सबसे अच्छा माध्यम सोचा कि हम एक पश्चिमी शिक्षा को अपनाते हैं। पश्चिमी शिक्षा जिसको कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा, यानी ब्रिटिश की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। अब पश्चिमी शिक्षा को क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे पूरे दुनिया का मैप, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, है ना,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। एशिया में है भारत। अब भारत से जस्ट वेस्ट में पश्चिम के साइड में है यूरोप, और यूरोप की जो मुख्य भाषा है इंग्लिश है, यानी यहाँ की पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी पर वो जोर दे रहे थे, क्योंकि भारत से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो इन्होंने सोचा कि हम अंग्रेजी को जोर देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुखालत अगर के कर रहे थे, यानी जोर दे रहे थे कि पढ़ने के बारे में, तो अंग्रेजी शिक्षा को दे रहे थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये था कि जैसे हम अंग्रेज़ों को बताएंगे कि हमें ये चीज़ सुधार करना है, उसके साथ कईयों लाखों लोग सेम मुद्दा को, सेम बात को, लाखों की संख्या में उसी बात को ले आगे चलेंगे, तो जिससे अंग्रेज़ों को बहुत आसानी से इस चीज़ को काम करने में हेल्प भी मिलेगी और वो उनके काम को, उनकी बात को सुनेंगे भी। उसके बाद से इन्होंने कहा कि अब एक चीज़ और बदलाव कर सकते हैं। ये शुरू से भाप लिए थे कि हम कितना भी लाठी में तेल लगाएं, मेरे लाठी की आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाने वाली है। उसका एक उपाय, हथियार है, वो क्या है, शिक्षा। शिक्षा के बाद इन्होंने क्या किया, उसी शिक्षा में को एजुकेशन की बात की। को एजुकेशन क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स को साथ साथ बैठ के अगर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे 20-30 सालों में एक ऐसा समय आएगा कि जो लड़के और लड़कियों के बीच में जो दूरियां हैं वो धीरे कम हो जाएंगी, और दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या मैच्योरिटी आ जाएगी, और एक दूसरे से कभी हिचक नहीं होगी बात करने में या किसी चीज़ में। तो ये डिफरेंसेज खत्म हो जाएगा लड़के लड़की के बीच में। इसलिए को एजुकेशन की बात करते थे बार बार, और ज़्यादातर प्रयास किए कि जो स्कूल बनाया जाए उसमें लड़के लड़की को साथ साथ पढ़ाया जाए, जिससे दोनों एक साथ पढ़े। महिलाओं के एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुखालित करते थे और उनको उनकी आगे बढ़ाने की हमेशा बात करते थे। उसके बाद राजा राम मोहन राय और आगे बढ़ते हैं तो कई सारी भाषाओं को पढ़ते हैं, जिसमें इनका उर्दू मुख्य भाषा, अंग्रेजी है, फारसी है, अब बांग्ला इनकी खुद मातृभाषा थी, चूँकि बंगाल से बिलोंग करते थे। तो कई सारी भाषाओं का अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद इनको अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया। उसके बाद जब ये कई सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए और पश्चिमी शिक्षा को ये अपनाने की बात करते थे, और बार बार हमेशा को एजुकेशन की बात करते थे। उसके बाद जब और आगे चलें तो एक शासक, मतलब एक गवर्नर आए आगे जा कर के, इन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब आए तो इनके मदद से इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत करवाया। काफ़ी इस पे चर्चा हुआ उस समय कि किस तरह से इस सती प्रथा को ख़त्म किया जाए, चूँकि बचपन में अपने घर में ही देखे थे, और इन्होंने प्रण ले लिया था कि हम सती प्रथा को, लगभग 1833 का समय था, 32-33 का, उस समय इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। काफ़ी संघर्ष के बाद किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा का अंत करवाया। उसके बाद आगे जाके इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद ये जैसे आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने ब्रह्म समाज जब बनाया, उसके बाद ये जब इनको खाली टाइम मिलता था तो कुछ ये किताबों को लिखने के बड़े शौकीन थे, किताब लिखते थे। उन किताबों में इनकी 2 किताब बहुत फेमस है, उन दोनों किताबों को कभी मैचिंग करके क्वेश्चन पूछता है। वो 2 किताब बहुत ही कॉमन है और लगभग आप सबको पता होनी चाहिए। एक किताब का नाम है मिरातुल अखबार, ये नाम है अखबार लेकिन अखबार नहीं है, ये किताब का नाम है मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, फारसी भाषा में। दूसरी किताब इनकी जो बहुत फेमस किताब है, पूछता है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई किताब है। ये राजा राम मोहन राय की 2 मुख्य किताबें हैं, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में। इन दोनों किताबों के बाद इनके आगे जाके 2 शिष्य बनते हैं, जिनमें एक का नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर राजा राम मोहन राय के शिष्य हुए। इन्होंने आगे जा कर के जब ये देख लिए कि हमको ब्रह्म समाज से अलग हटके, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। क्वेश्चन पूछता है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय के शिष्य देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। उसके बाद एक और शिष्य थे इनके, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना किया, वेद समाज की स्थापना किसने किया, केशव चंद्र सेन। तो वेद समाज केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद राजा राम मोहन राय की एक बीमारी हो चुकी थी, वो बीमारी ब्रेन से संबंधित है, कॉमन बीमारी है, मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी थी, जो इनके मस्तिष्क से रिलेटेड थी, ब्रेन से संबंधित थी। इसी बीमारी के कारण आगे जा कर के
61 साल की उम्र में यानी 1833 में इनकी इंग्लैंड में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वो कौन शख्स था, है ना, जो मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी से, या राजा राम मोहन राय को कौन सी बीमारी थी ब्रेन से संबंधित जिससे उनकी मृत्यु हुई थी, मेनिनजाइटिस। तो आप देखें इस बहुत छोटा टॉपिक था, यानी अगर कहा जाए तो इतने में ही इनके क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। बाकी इनमें इनकी कहानी बहुत लंबी है, इनको हम किसी और चीज़ में डिटेल समझाएंगे। लेकिन यहाँ आपके सारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज सुधार जो आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे अगर प्रमुख व्यक्ति का नाम किसी का लिया जाता है तो उनमें सबों में एक है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से संबंधित ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। जन्म इनका राधानगर बंगाल में 1772 में हुआ था। उसके बाद ये पश्चिमी शिक्षा का पुरजोर समर्थक करते थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा का। उसके बाद से ये को एजुकेशन की बात करते थे, महिलाओं को यानी गर्ल्स को और बॉयज़ को साथ साथ पढ़ने की बात करते थे। उसके बाद राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय के द्वारा मिली थी। साथ में भाषा इनको कई भाषाओं का, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी, कई भाषाओं का ज्ञान था। और सती प्रथा का इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से क्या किया, सती प्रथा का अंत कराया। और साथ में इनका ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इनकी 2 किताबें बहुत फेमस है। मिराथुल अखबार, मिराथुल अखबार का किस भाषा में है, ये फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में इनकी किताब है। उसके बाद इनके 2 शिष्य हैं, एक देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक केशव चंद्र सेन है, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की। फिर उसके बाद से इनकी मृत्यु जो होती है वो मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1833 में इंग्लैंड में हुई, ब्रेन से संबंधित बीमारी थी। तो अभी तक हम लोग देखे हैं राजा राम मोहन राय। इसके बाद हम आगे स्वामी दयानंद सरस्वती को देखेंगे, और उसके बाद से हम स्वामी विवेकानंद को देखेंगे, ज्योतिबा फुले को देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हैं, इनसे हम पूरा बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में इतिहास को इस तरह से कभी मत पढ़िए कि इतिहास कोई बस इतिहास के पन्नों के नज़र से देख करके एग्जाम दे के ख़त्म। इतिहास से आप सीखने का प्रयास करिए, चूँकि आप जीवन भर अगर लड़खड़ाएंगे तो अब जाके बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। उसके बाद किसी को वो ज्ञान दे सकते हैं, आपके जीवन से वो व्यक्ति सीखेगा। कब? जब आप जीवन भर लड़खड़ा करके, संघर्ष से झेल झेल करके आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, एक कॉन्सेप्ट, एक लिखी हुई चीज़ को या किसी किताब में किसी कहानी को आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिए, इन्होंने जिस जिस चीज़ से संघर्ष किया, जहाँ जहाँ इनको सामना करना पड़ा, आज उसके लिए जाना जाता है। कभी भी जीवन में अगर उस तरह की परिस्थिति आएगी तो आप भी इनकी कहानी को याद करके, इनकी कहानी को समझ करके उन चीज़ों से बचने का प्रयास करेंगे। ये है इतिहास, यही इतिहास सिखाता है। ऐसे नहीं कि आप इतिहास पढ़िए और निकल जाइए। एक किताब है महात्मा गांधी की, बहुत फेमस किताब है, समय मिलेगा तो पढ़िएगा। उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। उन्होंने उस किताब में बताया है कि सत्य के साथ मैंने जब जब कुछ काम किया है तब तब मेरी पिटाई हुई है, और तब तब वो संघर्षों से, यानी बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा उन चीज़ों पर। तो आप अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में संघर्ष आना है, और संघर्ष के बिना ज़िंदगी है ही नहीं कुछ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस दिन आप के जीवन में अगर कोई कठिनाई नहीं आए तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो कठिनाई का आना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, कठिनाई से निकल जाना इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। तो कोशिश करिए कि जीवन में इन सब चीज़ों की कहानियों को, किसी की बायोग्राफी को पढ़ करके, 100-150 की किताब से अगर आपको पूरी जीवन की कहानी निचोड़ मिल जाता है, उससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप जीवन भर ठोकरें खा करके सीखिए। तो उसके लिए आपका पूरी कई जन्म लेना पड़ेगा, तभी भी नहीं सीख पाएंगे। दूसरे के जीवन से आप जितना सीख लेंगे, जितना कम समय में, ये मायने नहीं रखता कि आपने सफलता कितने कब पाई है, कैसे, ये मायने रखता कि आप कितने कम समय में पाई है और कितने कम उम्र में पाई है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए आपको ज़रूर से किसी न किसी की बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, किसी न किसी की चीज़ कहानी को पढ़नी पड़ेगी, किस किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया उसको पढ़ना पड़ेगा। उन सब से सीख करके आप उन चीज़ों से आप बचते हुए आगे निकल जाएंगे। आप देखते होंगे, रामायण देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे। हमारे देश में रामायण महाभारत को एक एक धर्म से या धार्मिक से चीज़ों को जोड़ करके बता दिया जाता है, और लोग उसी को पूजा पाठ यहीं तक सीमित रख लेते हैं। जबकि यही रामायण, यही महाभारत विदेशों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है कि किस किस तरह से राम ने कदम रखा तो आज राम बन गए और आज कहाँ पहुँच गए। किस किस तरह से कृष्ण ने छल से, कपट से कैसे अर्जुन को जिताया
और कर्ण को देखिए, अर्जुन को जिताया गया था, उनके जिताने के पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत थी, बहुत सारी चीज़ों को, तो वो केस स्टडी के रूप में कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग किया, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। उसी तरह से रामायण में भी यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उन चीज़ों से आप अपने जीवन को कंपेयर करिए, जहाँ जहाँ राम ने उन पर क्या डिसीजन लिया उस तरह के डिसीजन आप ले सकते हैं। यही चीज़ बताया जाता है रामायण, और नहीं कि आप बस ठीक है आप मानते हैं धार्मिक चीज़ें उसको अपने मन में रखिए, पूजा करिए, हर चीज़ करिए, लेकिन उससे सीखने का प्रयास करिए कि अगर इस सिचुएशन में हम हैं तो इसके बाद आने वाली सिचुएशन में हमारे आगे के लोग कैसे करेंगे, हम आज के समय हमको कौन सा काम करना चाहिए जो भगवान राम ने उस समय किया, उसको आज के समय से कंपेयर करके जो हमारा डिसीजन होगा वो उसमें सबसे यूनिक होगा, अलग होगा, न कि हम पहले के हिसाब से और उसी हिसाब से हम चलते रहें इन चीज़ों को। तो बदलाव करना ये आपका काम है, साइंटिफिक सोच रखना आपका काम है। हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना हमारा कर्तव्य है। किसी भी चीज़ को आपको अगर कोई बताता है, यानी आपकी आँख के ऊपर कोई पर्दा डालता है, तो उस पर्दे को आप हटा तभी सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे, आपके पास ज्ञान होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। ये आपका मौलिक कर्तव्य भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जो कोई कुछ बताए उसका आप साइंटिफिक तरीका ढूंढिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं। ये बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म एक यूनिक धर्म है, उसमें भी ये चीज़ बताया जाता है। गौतम बुद्ध ने खुद ही कहा कि हम जो कह रहे हैं उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, आपका मन जो कह रहा है उसी को आप मानिए, उसी को आगे लेकर के चलिए। इसीलिए जैन धर्म बौद्ध धर्म में काफ़ी डिफरेंसेज आ जाते हैं। एक जगह इच्छा को आगे बढ़ाया इच्छा के ऊपर कंट्रोल करने की बात की जाती है, तो दूसरी जगह आत्मा को कंट्रोल करने की, ये जैन और बौद्ध में समझाया जाता है। बौद्ध धर्म में इच्छा को कंट्रोल करवाया जाता है, जैन धर्म में आत्मा को कंट्रोल करवाया जाता है। अब आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप अपने आत्मा को कंट्रोल करते हैं कि इच्छा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेरा मानना है आत्मा इच्छा दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों तरह से देखेंगे तो चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, सारे धर्म अच्छे हैं। उनमें से क्या अच्छाइयाँ हैं, सारे धर्म की किताबें अच्छी हैं, सारे धर्म की हमारे सब ग्रंथ अच्छे हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, उसमें क्या अच्छाई है उसको आप लीजिए, उसी से जीवन में सीख सकते हैं।